Okay, so a very good morning to all of you. आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज जो हमारे चैप्टर का टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों देखो, ये जो चैप्टर है ना, एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग में जो भी होता है वो डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में होता है, और अगर हमें ये चैप्टर नहीं आया मीन्स हमारा बेस क्लियर नहीं है, और जिसका बेस क्लियर नहीं है, जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे रसगुल्लो, मेरे दिवाली के पटाखों, ध्यान से सुनिएगा। आज का जो चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यह आपको सिखाएगा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सो हम लोगों को पता है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेकिन अकाउंट्स में जो चीजें रिकॉर्ड होती हैं वो सिंपल इंग्लिश फॉर्म में नहीं रिकॉर्ड होती। उसके लिए अकाउंटिंग के एक अलग लैंग्वेज है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और ये चैप्टर हमें यही सिखाने वाला है कि डेबिट और क्रेडिट कैसे रिकॉर्ड करना है, कहां पर रिकॉर्ड करना है वो बाद में सीखेंगे। राइट नाउ अवर टारगेट इज ओनली कि किस ट्रांजैक्शन में किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को क्रेडिट करना है। सो ज्यादा बकवास नहीं करते, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो ओके गाइस, सो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो गाइस हमने पहले पढ़ लिया है, एक कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंट्स में यूज होता है, दैट इज नोन एज डुअल एंटिटी या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट बोलता है दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? वन इज इनकमिंग एंड अनदर इज आउटगोइंग। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो मेरे पास आया क्या? इनकमिंग क्या हुआ? फर्नीचर। गया क्या? कैश, आउटगोइंग इफेक्ट। एक और एग्जांपल है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस में क्या आया? कैश, सो इनकमिंग इफेक्ट। दे कौन रहा है? ओनर, कैपिटल, आउटगोइंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे उसको ये पैसा वापस देना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को सैलरी पे करी, तो आउटगोइंग इफेक्ट क्या है? आपने कैश पे करा या चेक पे करा होगा, आउटगोइंग इफेक्ट। इनकमिंग इफेक्ट क्या है? सर्विसेज, जो हमें सर्विस रिसीव हुई है, जिसका बेनिफिट हमने लिया है। सो इस तरीके से डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, वन इज इनकमिंग इफेक्ट एंड अनदर इज आउटगोइंग इफेक्ट। और ये इनकमिंग इफेक्ट और आउटगोइंग इफेक्ट दोनों इक्वल होंगे, बोथ शुड हैव इक्वल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। अब इसी एस्पेक्ट से हमें पता चला कि इनकमिंग इफेक्ट होता है और आउटगोइंग इफेक्ट होता है। सो दो टर्म सामने आए, वन इज डेबिट। तो डेबिट क्या होता है? डेबिट इज द इनकमिंग इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। क्रेडिट क्या होता है? क्या होता है बताओ? अरे वाह, समझ में आ गया क्या? ओके, सो आउटगोइंग इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। सो डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट्स द टू एस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। सो डेबिट होता है इनकमिंग, क्रेडिट होता है आउटगोइंग। लेकिन इतनी डेफिनेशन जानने से भी हम ये नहीं समझ सकते कि कौन सी चीज को डेबिट करना है और कौन सी चीज को क्रेडिट करना है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन की वैरायटी अलग होती है। हर ट्रांजैक्शन में अगर उसको डिटेल में जाए तो हमें अलग अलग आइटम्स देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ इतना समझ लेना कि डेबिट इनकमिंग होता है, क्रेडिट आउटगोइंग होता है, हमें इजी नहीं हो पाता कि हम किस चीज को डेबिट करें या किस चीज को क्रेडिट करें। तो इस चीज को इजी करने के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनाया गया, जिसको मैं बोलता हूं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर एक कॉमर्स के स्टूडेंट को ये रूल्स नहीं आते तो समझिए उसको कुछ नहीं आता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो। ये रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को सीखने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है?
पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, जो शुरुआत से चला आ रहा है, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड भी है डेबिट एंड क्रेडिट को सीखने के लिए। सेकंड है बैलेंस शीट मेथड, मॉडर्न मेथड भी बोला जाता है। सो आप मेथड कोई भी यूज कर, चाहे ट्रेडिशनल मेथड यूज करिए चाहे बैलेंस शीट मेथड यूज करिए, दोनों से इफेक्ट सेम होगा, सेम चीज डेबिट होनी है, सेम चीज क्रेडिट होनी है। हमसे कभी कोई पूछेगा नहीं कि आपने ट्रेडिशनल मेथड यूज करा है या बैलेंस शीट मेथड यूज करा है। द ओनली थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, तो कोई भी मेथड यूज करो चलेगा। बट सिंस हम क्लास 11th में हैं, हमें बेसिक सीखने हैं, हमें सारी चीजें पता होना चाहिए, हम दोनों मेथड्स को डिटेल में सीखेंगे। सो गाइस लेट्स मूव टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसको थोड़ा मुझे सजा लेने दीजिए ताकि ये आपको अच्छा लगे। क्या ये फालतू काम करने में मजा बड़ा आता है। ओके, सो ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है कि आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो उस ट्रांजैक्शन से आपके बिजनेस के जिस भी आइटम पे अफेक्ट होता है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आइटम्स, उन आइटम्स को आप सबसे पहले क्लासिफाई कर लीजिए। किसमें क्लासिफाई कर लीजिए? इसने हमको 3 अकाउंट्स दिए। कौन कौन से अकाउंट दिए? पहला दिया हमको रियल अकाउंट, दूसरा बोला पर्सनल अकाउंट, और तीसरा बोला हमें नॉमिनल अकाउंट। सो ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है? दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, उस ट्रांजैक्शन में जो भी आइटम इन्वॉल्व होगा, जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन में जो भी आइटम इन्वॉल्व होगा, सबसे पहले हम उसको क्लासिफाई करेंगे। क्या क्लासिफाई करेंगे कि वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, सो अब क्लासिफाई कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द बेसिस? सो हम समझते हैं कि रियल अकाउंट में क्या आता है, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है। सो रियल अकाउंट, नाम ही बोल रहा है रियल अकाउंट, तो मैं क्या बोलता हूँ, रियल अकाउंट में कौन सी चीजें आती है? विच रियली एग्जिस्ट, जिसका एग्जिस्टेंस है, विच रियली एग्जिस्ट, सो जिनका विच रियली एग्जिस्ट। सो अब एग्जाम्पल आप सोचिए कि एक बिजनेस है, उसमें क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो जब मैं बिजनेस के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे क्या याद आता है? मुझे याद आता है कि उनका ऑफिस, दैट इज बिल्डिंग, फर्नीचर होगा वहां पर, और क्या होगा? कुछ मशीन्स होंगी, मशीन किसी भी तरीके की हो सकती है, व्हीकल होगा, और मेरी फेवरेट चीज होगी क्या? कैश। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? दीज ऑल आर अवर एसेट्स। किसी भी तरीके के एसेट्स होंगे, फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, करंट एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन ये सारे कौन से हैं? करंट एसेट्स। सो अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं और आपको इजी लैंग्वेज में बोल, तो रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, टेंजिबल और intangible. Am I clear on that? Okay. So tangible और intangible दोनों तरीके की चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। So इस तरीके से हमें क्या समझ में आया कि रियल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है? रियल अकाउंट में सारे टाइप के एसेट्स इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो चाहे वो इनटेंजिबल एसेट हो। इसलिए मैं ऊपर वाले एग्जांपल्स में क्या करता हूँ, इनटेंजिबल एसेट्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, लाइक गुडविल, लाइक कॉपीराइट्स। ये सारी चीजें जो है हमारे रियल अकाउंट में इंक्लूड हो जाएंगी। अब आते हैं पर्सनल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है? नाम ही बोलता है पर्सनल अकाउंट विल इंक्लूड पर्सन्स। तो इसमें कौन आएगा? इसमें आएंगे पर्सन्स, किसी भी टाइप का पर्सन हो। सो गाइस, जब आप एक बिजनेस में डील करते हैं तो आपको जो है, हाँ ये थोड़ा सेटिंग प्रॉब्लम हो गया था। ओके, सो पर्सन जो है ना, हमको 3 तरीके के पर्सन जनरली दिखते हैं जब आप बिजनेस को के बारे में सोचते हैं। कौन कौन सा पर्सन होता है? आपको मिलेंगे नेचुरल पर्सन,
नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? लाइक राम, लाइक श्याम, घनश्याम, ठीक है, आप खुद, ठीक है, आप कौन है? नेचुरल पर्सन। और कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, मैं भी एक नेचुरल पर्सन हूं, रजनीकांत। सो आप किसी पर्सन का नाम लोगे तो वो पर्सन नेचुरल है। दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन ऑब्वियसली जो नेचुरल पर्सन नहीं होगा। सो हम बिजनेस में किसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिनको लॉ ने क्रिएट किया है, जिनकी आइडेंटिटी लॉ ने दी है, हम उनको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस में एक है मिस्टर घनश्याम, तो घनश्याम कौन है? नेचुरल पर्सन है, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस खोला, कौन सा? घनश्याम एंड सन्स। वो इनके बिजनेस प्रोमाइसेस का नाम है, साड़ियों की दुकान है उनके, बढ़िया मस्त मस्त साड़ियां बेचते हैं, ठीक है। तो घनश्याम एंड सन्स, ये घनश्याम एंड सन्स क्या है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी कौन है? एक नेचुरल पर्सन है, लेकिन उसका कंपनी है, कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्री भी एक पर्सन है, क्योंकि उसकी खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी उसको किसने दी है? लॉ ने दी है, क्योंकि वो एक बिजनेस है जिसको रजिस्टर करवाया गया कंपनीज एक्ट में, तो उसे एक सेपरेट आइडेंटिटी मिल गई, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक। सो आर्टिफिशियल पर्सन में क्या क्या आ जाता है? कोई सा भी बिजनेस, एनी ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न और एनी अदर एंटिटी जिसकी अलग से पहचान हो, एंटिटी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर परचेज करा। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एक आइटम है जो रियली एग्जिस्ट करता है, एसेट है, तो वो रियल अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन ये फर्नीचर मैंने किससे परचेज किया? फॉर एग्जांपल राज एंड फर्नीचर या राज फर्नीचर मार्ट। तो राज फर्नीचर मार्ट क्या है? वो एक बिजनेस का नाम है, तो वो किस में आ जाएगा? वो आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाता है। उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप ऑफ पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल पर्सन। अब इसको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कोई सेपरेट टाइप ऑफ पर्सन नहीं होता है, कोई भी नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर आप उसे किसी और नाम से पुकारोगे तो हम बोलेंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या है? वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? एक ऐसा नाम जो किसी दूसरे नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, लाइक फॉर एग्जांपल तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है ना। सो पंकज, पंकज मेरा एक स्टूडेंट है, तो पंकज कौन है? नेचुरल पर्सन है। ऐसे ही रमेश, रमेश भी मेरा स्टूडेंट है। सिमरन, सिमरन भी मेरी स्टूडेंट है, ठीक। तो आप लोग मेरे कौन हो? स्टूडेंट हो। सबके एक डिफरेंट नाम है, आप कौन है? नेचुरल पर्सन। लेकिन जब मैं कलेक्टिवली आप सबको पुकारूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? दीज आर माय स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को, तो वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब इसको बिजनेस के एंगल से देखें। सो कैपिटल, जैसे ही मैं कैपिटल लिख सुनता हूं तो मेरे दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है ओनर। सो कैपिटल क्या है? कैपिटल एक नाम है जो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैपिटल किस में आ जाएगा? रिप्रेजेंट, क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ऐसे ही ड्राइंग्स, अब जैसे ही ड्राइंग्स वर्ड सुनते हैं हम तो हमारे दिमाग में कौन आ जाता है? अगेन ओनर आ जाता है। तो ड्राइंग भी क्या है? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स वो लोग होते हैं, लोग लोग पर्सन होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पर गुड्स सेल किया है। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पर गुड्स सेल किया है, तो मुझे उनसे पैसा लेना है। सो जैसे ही मैं डेटर्स बोलूंगा मेरे दिमाग में कौन आएगा? वो लोग आएंगे जिनसे मुझे पैसा लेना है। उनका इंडिविजुअल नाम हो सकता है, एबीसी एंड कंपनी को मैंने सेल किया, तो एबीसी एंड कंपनी एक पर्सन है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं उसको? डेटर्स। सो डेटर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट सम पर्सन्स, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आ जाएगा। और क्या? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे मैंने गुड्स परचेज किया, तो क्रेडिटर्स भी लोग होते हैं जिनको मुझे पैसा देना है, सो वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आ जाएंगे।
और कुछ एग्जांपल्स जिसको बच्चे समझ नहीं पाते रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए, एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब मुझे किसी को पैसा देना था, क्यों? क्योंकि मैंने उससे कोई सर्विसेज ली है पर मैंने उसको पैसा नहीं दिया। क्रेडिटर्स की तरह कि मैंने किसी से सर्विसेज ली, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता है, उसने 1 महीना काम किया तो मुझे उसे 1 महीने की सैलरी देनी चाहिए, पर मैंने उसको सैलरी नहीं दी, तो वो मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। सो जैसे ही मैं आपको बोलूंगा सही भाई मेरा 5,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि किसको सैलरी नहीं दिया। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन से को मैंने पैसे नहीं दिए, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आ जाएगा। और क्या है, ऐसे ही इसका उल्टा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपने पहले ही पैसा दे दिया, आपको सर्विसेज अभी तक नहीं मिली है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या? आपने पहले पैसा दे दिया लेकिन आपको अभी तक सर्विसेज नहीं मिली है। लाइक फॉर एग्जांपल जो मेरे यहाँ एम्प्लॉय काम करता है, एम्प्लॉय की बात कर रहे थे सैलरी का, तो पिछले एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया कि भैया उसने काम कर लिया लेकिन मैंने उसको फीस नहीं दिया। या उल्टा है, मैंने उसको पहले से ही सैलरी दे दिया है लेकिन अभी तक उसने काम नहीं किया। फॉर एग्जांपल अभी जून का महीना शुरू होने वाला है लेकिन मैंने उसे जून की सैलरी पहले ही दे दी, तो अभी मुझे फ्यूचर में सर्विसेज मिलेंगी। इस टाइप का एक्सपेंस को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। सो देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस नहीं होता है, हमारा खर्चा नहीं है। सो मैं जब आपको बोलूंगा प्रीपेड एक्सपेंस तो आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा? सर आपने किसको पैसा दे दिया? मीन्स ये प्रीपेड एक्सपेंस भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी किस में आ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। सो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होते हैं और उनके ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। सो हमने क्या समझा कि रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आ गए, पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन आ गए, एंड अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। देखिए, नॉमिनल को अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग पे जाऊं तो नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नाम मात्र का, या जिसको मैं और बोल सकता हूं विच डजंट एग्जिस्ट। सो इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ रियल। मैं क्या बोल रहा था? नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? विच डज नॉट एग्जिस्ट। नॉमिनल जो होता है वो रियल का जस्ट ऑपोजिट होता है। रियल मीन्स वो चीजें जो एग्जिस्ट करती है, नॉमिनल मीन्स जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में सारे इनकम आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं एंड गेन्स आते हैं। सो अब जब मैं ये चीज बोलता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो मुझसे बच्चे पूछते सर इनकम तो एग्जिस्ट करती है। ओके, तो मैंने उनको एग्जांपल दिया कि तुमने मुझे फीस दी, फीस मेरी इनकम है। ओके, तो तुमने मुझे क्या दिया? तो सर हमने तो आपको कैश दिया। पर तुम तो बोल रहे तुमने मुझे फीस दिया, तुमने दिया मुझे कैश लेकिन बोल रहे हो उसे फीस, मतलब क्या है? ये तो गलत है। अरे नहीं सर, आप समझे नहीं, मैंने दिया आपको कैश है लेकिन वो जो सोर्स है जिसके थ्रू आपको फीस दे रहे हैं उस सोर्स को हम नाम से पुकारते हैं, फीस के नाम से पुकारते हैं। सो फीस क्या एक सोर्स का नाम है, फीस कोई चीज नहीं है ना? फीस कोई चीज नहीं है, वो क्या एक सोर्स का नाम है जिसको आपने नाम दे दिया फीस। कोई इसको रिसिप्ट बोल देगा, कोई इसको सैलरी बोल देगा, कोई इसको रेम्यूनरेशन बोलेगा, आप इसको फीस बोल रहे हो। इसका मतलब क्या? फीस डज नॉट एग्जिस्ट, फीस नाम की कोई चीज नहीं है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरी फीस टूट गई? क्या मैंने ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने फीस खरीद ली? नो, फीस इज नॉट एन आइटम जो एग्जिस्ट करता है, इट इज अ सोर्स जिसको हमने नाम दिया हुआ है क्या? फीस। ठीक है, हमारी इनकम है। एक्सपेंस की बात करें, सैलरी, तो अगर मैं बोलूं पेड सैलरी तो मैंने उसको क्या दिया? सैलरी दिया या कैश दिया? कैश दिया। तो सैलरी क्या है? मैं तो बोल रहा हूँ सैलरी दिया।
सैलरी एक सोर्स का नाम है, आप दे उसे कैश रहे हो या चेक दे रहे हो, लेकिन आप जिस रीजन के कारण दे रहे हो, जो सोर्स है उस एक्सपेंस का, वो है सैलरी। तो सैलरी कोई चीज नहीं है, सैलरी आप एक का एक एक्सपेंस है जिसको आपने नाम दे दिया सैलरी। ठीक है, तो ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सिर्फ नाम है, एक सोर्स है जिसको हमने नाम दिया हुआ है। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हर तरीके का इनकम, एक्सपेंस, लॉस या गेन जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। सो एक बार फिर से रिकैप करें, हमने क्या बोला, ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आ जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में 3 अकाउंट आते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मीन्स जो रियली एग्जिस्ट करता है। शॉर्ट में समझने की कोशिश करी तो इट विल इंक्लूड ऑल द टाइप्स ऑफ एसेट्स, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। पर्सनल अकाउंट में क्या आ जाएगा, पर्सन आ जाएगा। पर्सन किसी भी तरीके का हो सकता है, नेचुरल पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम, नेचुरल पर्सन, राम श्याम घनश्याम रजनीकांत। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, जिसको लॉ ने आइडेंटिटी दी है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, सारे बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न्स, बैंक्स, ठीक है ना। तो बैंक्स जो हैं, बैंक्स की भी सेपरेट एंटिटी होती है, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल पर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या आ जाएगा, कोई भी ऐसा नाम जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे मैंने आपको बोला कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग ओनर को रिप्रेजेंट करता है, डेटर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको मैंने क्रेडिट पे सेल करा है, क्रेडिटर्स उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनसे मैंने क्रेडिट पे परचेज करा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको मुझे पैसा देना है, मुझे पैसा देना है क्योंकि मैंने सर्विसेज ले लिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनसे मैंने पैसा, जिनको मैंने पैसा दे दिया लेकिन अभी सर्विस मुझे रिसीव होना बाकी है। ओके, फिर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाता है, सारे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन। तो इतना ना समझने के बाद आप बोलोगे सर चैप्टर का नाम तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, तो डेबिट एंड क्रेडिट तो अभी तक सीखा नहीं। अभी हमने क्या सीखा है, अभी अपन क्लासिफाई करना सीख रहे हैं। ठीक, तो बच्चों देखो, अपन ने ये समझ लिया कि रियल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं। पर्सनल अकाउंट में पर्सन आते हैं, चाहे किसी भी तरीके का पर्सन हो। नॉमिनल अकाउंट में सारे इनकम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं। सो इससे पहले कि हम लोग रूल सीखें, हम एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स दिए होंगे और हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे कि ये रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है। ठीक है, सो एक मैं आपको करके बताऊंगा अभी, फिर जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, वो प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हम रूल्स की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप बिना क्लासिफिकेशन समझे रूल समझोगे तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो पहले क्लासिफिकेशन को समझना जरूरी है। सो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन ड्रैग करके लेकर आता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए, सो ये मुझे बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ नेम ऑफ द अकाउंट, यहाँ पे लिख लूंगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दें क्या, नहीं ठीक है। तो हम इसको पहले इस तरीके से कुछ कर लें, इसको कलर दूसरा देते हैं, कौन सा, ग्रीन, अरे अपना फेवरेट वही है। ठीक है, और इसको कर लेते हैं, एक टेबल फॉर्मेट बना लेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, को भी मैंने ऐसे कर लिया। ओके, तो अपना टेबल बन गया। सो हम लाइन से लिखते जाते हैं। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, अब देखो कैपिटल जैसे ही दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में कौन आ जाता है, ओनर। और ओनर कौन है, एक पर्सन। तो ये कौन सा होगा, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। कौन सा पर्सन है ये, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, तो कोई सा भी टाइप का पर्सन हो आता पर्सनल अकाउंट में ही है।
दूसरा क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स भी कौन करता है, ओनर। तो ये भी ओनर कौन होता है, पर्सन, तो ये भी किसमें आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। उसके बाद क्या है, कैश। कैश क्या होता है, कैश अपना एसेट है, तो ये किसमें आ जाएगा, रियल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रियल अकाउंट। फिर क्या है, इंटरेस्ट, और आगे उन्होंने बोला है पेड, पे कर दिया है। ठीक है, पे कर दिया मतलब ये हमारा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, सारे इनकम और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट। फिर क्या है, डिस्काउंट रिसीव क्या है, नॉमिनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये हमारी इनकम है। ओके, नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है आज। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। उसके बाद क्या है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होगा, यस, ये भी पर्सनल अकाउंट होगा। क्यों पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये एक सेपरेट एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे यहाँ ऊपर बैंक अकाउंट लिखा है, बैंक अकाउंट मतलब पॉजिटिव बैलेंस इन बैंक, आपके बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, पर दोनों ही बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये भी पर्सनल में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स हमारे बिजनेस का लॉस होता है, लॉस होता है तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस करा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, आपने सर्विसेज ले लिए हैं पर पैसा नहीं दिया है, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती है जिसको हमें पेमेंट करना है, तो ये किस में आ जाएगा, ये भी पर्सनल में आ जाएगा। कौन सा पर्सनल है ये, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्यों, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है, आपको किसी को पैसा देना था पर आपने नहीं दिया, सो ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर अगर सैलरी, अगर सिर्फ सैलरी लिखा होता तो एक्सपेंस बन जाता। आउटस्टैंडिंग है मतलब आपने नहीं दिया, तो ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसको आपने पैसा नहीं दिया है, तो इसलिए ये पर्सनल में आ जाएगा। उसके बाद क्या, प्रीपेड रेंट। हाँ, प्रीपेड रेंट भी किस में आएगा, पर्सनल में, क्योंकि ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने पहले ही रेंट पे कर दिया है, सर्विसेज बाद में मिलेंगी, पर ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन को मैंने इतना एक्स्ट्रा पैसा प्रीपे कर दिया है, सो ये पर्सनल में आएगा। सिर्फ रेंट होता तो एक्सपेंस बन जाता, नॉमिनल में आता, पर प्रीपेड है इसलिए पर्सनल में आ गया। उसके बाद क्या, परचेस। परचेस क्या होता है, परचेस हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो ये भी नॉमिनल में आएगा, एक्सपेंस। पर क्या है, सेल्स। सेल्स परचेस का उल्टा, परचेस एक्सपेंस है तो सेल्स इनकम है, और सारे इनकम और एक्सपेंस किस में आ जाते हैं, पर्सनल। ओ सॉरी, नॉमिनल में। चलिए पर देखिए और क्या है हमारे पास, कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड क्या होता है, कैरियज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। आपने कुछ सामान खरीदा, उसको यहाँ से लेकर वहां से लेकर अपने बिजनेस प्रेमाइसेस तक लेकर आए, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा, तो ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है, तो ये भी किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। फिर क्या है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ऊपर हमने बैड डेब्ट्स पढ़ा, बैड डेब्ट्स क्या होता है, लॉस। कौन सा लॉस होता है बैड डेब्ट्स, जो पर्सन से आपको पैसा लेना था अब वो आपको पैसा नहीं देगा, तो ये वो आपका लॉस होता है। पर यहाँ क्या बोल रहा है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो बैड डेब्ट्स लॉस होता है, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है वो हमारा गेन होता है, तो ये भी नॉमिनल में चला जाएगा। उसके बाद क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया है, कमा लिया है, लेकिन सामने वाले ने आपको पैसा नहीं दिया है, तो ये एक्रूड वर्ड उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसने आपको पैसा नहीं दिया, तो ये भी पर्सनल अकाउंट में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। उसके बाद क्या है, ओके, गुडविल।
गुडविल क्या होता है? एसेट। तो हमने पढ़ा था कि चाहे टेंजिबल एसेट हो चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, अगर वो एसेट है तो किस में जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा। एंड लास्ट टू है प्लांट एंड मशीनरी और लीज होल्ड। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड लीज होल्ड प्रोमाइसेस। देखिए करके बात करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी मशीन है, मशीन है तो एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट। लीज होल्ड प्रोमाइसेस क्या है? लीज होल्ड प्रोमाइसेस भी आपका एसेट है। प्रोमाइस मतलब क्या होता है? वो जगह जहां पर आप बिजनेस करते हो, बिल्डिंग आपकी। प्रोमाइस लीज पर ली हुई है तो क्या हुआ है? तो आपका एसेट, तो ये भी रियल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। सो अब तुम्हें क्या करना है, जो क्लासिफिकेशन का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया हुआ है उसमें तुम्हें देखना है, उसमें तुम्हें इसी तरीके से लिस्ट बनानी है, नेम ऑफ अकाउंट और क्लासिफिकेशन। तो आपको बताना है कौन सा पर्सनल है और कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अपनी जो भी डाउट्स है आप मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। अब सुनिए, इसके बाद जो हम रूल्स पढ़ने वाले हैं भाई, इसको बिना प्रैक्टिस किए, क्लासिफिकेशन को बिना प्रैक्टिस किए रूल्स पर मत आना। पहले अच्छे से ये समझ लो कि कौन सा अकाउंट किसमें क्लासिफाई होता है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, उसके बाद रूल्स पे आना, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक। सो इस तरीके से ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ट्रेडिशनल में मैंने आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का एप्लीकेशन देखेंगे। वो खत्म होने के बाद फिर हम दूसरे मेथड पे जाएंगे, बैलेंस शीट मेथड पे। ठीक है, चलिए।